नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संसद से पारित हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली लौटे। प्रधानमंत्री के दौरे से आपसी राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मिली मजबूती। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर मंच सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी हुए उग्र। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास हमले और तोड़फोड़ से सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं। और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम में 2-1 से आगे। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई योजना के माध्यम से आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग रखी, लेकिन विपक्ष के तमाम संशोधनों जो थे वो ध्वनि मत से खारिज कर दिए गए। आखिर में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। बहरहाल जल्द ही ये विधेयक कानून के रूप में देश के सामने होगा। प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था कि ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने चर्चा के समय को बढ़ाने की मांग रखी। हमने लंबे समय तक बिल पर चर्चा कराई। विपक्ष के नेता को अधिक समय तक बोलने पर सहमति भी जताई। बावजूद इसके जिस तरह कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्यों ने सदन में जो व्यवहार किया वो सही नहीं था। अपोजिशन पार्टी और हम लोगों के बीच में बात हुआ। हमने 4 घंटे के लिए इस जी राम जी बिल पर चर्चा के लिए आवंटित किया। अपोजिशन पार्टी ने रिक्वेस्ट किया 8 घंटे, हमने 8 घंटे में माना है। जो उन्होंने यहाँ हरकत किया है, कागज फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहाँ भेजना, और यहाँ बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया। लेकिन जिस स्टेट से चुन के आया उन स्टेट के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा उनका प्रतिनिधि हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक बना करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। सही बात है। वीबी जी राम जी बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान AIADMK सांसद M धनपाल ने इस विधेयक का समर्थन किया।
चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि विधेयक के मूल सिद्धांत से वो सहमत हैं और AIADMK इस बिल का समर्थन करती है। I would like to congratulate the Honorable Minister and the government for bringing forward a bill that places rural livelihoods, employment security and dignity of labor at the center of our national development vision. The bill reflects the spirit of a developed India that grows not from the top alone, but from the villages, from the farms, from the hands of rural workers and entrepreneurs. विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर देश भर के ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल है। राजस्थान के करौली जिले की पंचायत बरखेड़ा, कोटे मामचारी और गुनेसरा के ग्रामीणों का मानना है कि इससे गांवों में स्थायी और टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा होंगे। पहले 100 दिन का काम चल रहा, अब सरकार ने 125 दिन का काम किया, तो अच्छा कर रही है सरकार। हमें सरकार ने 100 दिन पहले रोजगार मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। इससे हमें अच्छा लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नाम भी बदलने जा रही है, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ने 125 दिन का रोजगार दिया है, उसमें हम उनको अच्छा लाभ मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। इससे सरकार कुछ भी नाम रखना चाहे उससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने अभी 100 दिन से 125 दिन का रोजगार 15 दिन व 25 दिन और बढ़ाए हैं, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा और मजदूरों को दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजगार के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विकसित भारत जी राम जी को लेकर हरियाणा के भिवानी के ग्रामीण भी बेहद उत्साहित हैं। योजना में किए गए बदलाव का स्वागत करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। पहले ये मनरेगा के नाम से जानते थे, अब इसको जी राम जी के नाम से जानेंगे। प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है जी, और मतलब देश बहुत तरक्की कर रहा है। इससे मजदूरों को, बेरोजगारों को और युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा जी। बहुत अच्छी योजना है, हमें 125 दिन का लाभ मिलेगा और बहुत बढ़िया योजना है, हम तो इससे खुश हैं। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना निकली है जी। जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। रोजगारों को बेरोजगारी में कोई नहीं हंडना पड़ेगा जी। बढ़िया मजदूरी मिलेगी, बढ़िया लाभदायक, कोई मजदूरी बिना मजदूरी का कोई हंडता नहीं पाओगा। बढ़िया लाभ, बढ़िया रोजगार अपनी बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लाभ उठाएं। विकसित भारत जी योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे मजदूरों को 100 दिन वाला काम 125 दिन का मिलेगा। इससे सभी मजदूर भाइयों को काम मिलेगा। एक बहुत अच्छी योजना है। जिनको 125 दिन का काम नहीं मिला उनको रोजगार भत्ता मिलेगा और ये एक बहुत ही सुंदर योजना है। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना है। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। फायदा बंद रहेगा लोगों के लिए, बहुत अच्छी योजना है। संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित कर दिया। इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। Before 2014 or 2013-14, the budget of Atomic Energy Department was just 13,879 crore, which is now increased in the current year to 37,483 crore, nearly 107.07% hike. In 2015, this government took another heroic decision and opened up the nuclear sector to joint ventures, but joint ventures limited only to the PSUs, not to the private. In 2017, for the first time in a single cabinet decision, a bulk approval was given to set up 10 reactors. संसद से शांति विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर
अपने संदेश में लिखा, संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति बिल पास होना हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल है। जिन सांसदों ने इसे पास कराने में मदद की, उनका मैं आभारी हूं। एआई को सुरक्षित रूप से पावर देने से लेकर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक ये देश और दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को एक निर्णायक बढ़ावा देता है। ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे युवाओं के लिए भी कई मौके खोलता है। भारत में निवेश करने, इनोवेशन करने और कुछ नया बनाने का ये सबसे सही समय है। 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और नीतिगत मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। वंदे मातरम, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुए। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र के दौरान संसद ने कुल 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इस सत्र के दौरान कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित भी हुई। आज अंतिम दिन के एजेंडे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जानी है। शुक्रवार का दिन निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए निर्धारित होता है। ऐसे में दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण निजी सदस्य विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चल रही पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नामक पुस्तक भी जारी करेंगे। साथ ही वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। वो 2021 से 25 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की सफल यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री को इथियोपिया और ओमान के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया।
ओमान में कल भारत ओमान के बीच CEPA यानी समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड करने के लिए ओमान को आमंत्रित किया। गुरुवार का दिन भारत ओमान सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मस्कट में हुई बैठक में बड़े फैसले हुए। वहीं पीएम को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान ने पीएम को यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले यह अवार्ड नेल्सन मंडेला और महारानी एलिजाबेथ जैसी हस्तियों को दिया गया है। पीएम को अब तक 29 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। मजबूत आर्थिक साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के साथ साथ व्यापार बाधाओं को कम करने, व्यापार एवं निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह में समझौते से बहुत मदद मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम और ओमान के सुल्तान ने रक्षा, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जनसंबंध जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज और मोटे अनाज की खेती और कृषि खाद्य नवाचार में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम के साथ साथ समुद्री विरासत और संग्रहालय, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उच्च शिक्षा और ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रसायन, उपकरण और उर्वरक सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत से जो चीजें ओमान में आती हैं, 99% से ज्यादा उन चीजों पर अब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा और इसका सीधा फायदा कारोबारियों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं, चाहे हम ओमान की बात करें या फिर भारत की बात करें, उनको सीधा सीधा इसका फायदा होगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मस्कट, ओमान। पिछले 11 वर्ष में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों ने नई ऊंचाई हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन देशों के साथ भारत के रिश्ते तमाम क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी के अलावा पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। प्रधानमंत्री के इस योगदान के लिए कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतना बड़ा बदलाव आया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के लगभग हर हिस्से में बसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। लेकिन बीते 11 वर्षों में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों में आए बदलाव को अगर क्रांतिकारी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस दौरान सऊदी अरब, यूएई, ओमान से लेकर कुवैत, कतर और ईरान तक भारत ने एक बेहतरीन संतुलन बनाते हुए अपने संबंधों को लगातार नई ऊर्जा दी है। इसके लिए भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं हों या फिर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, इस तरह के तमाम कदमों ने इन रिश्तों में नया विश्वास जगाया है। प्रधानमंत्री मोदी निरंतर इन देशों के नेताओं के संपर्क में रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाधिक संयुक्त अरब अमीरात की 7 बार यात्रा की है। उनकी इन यात्राओं के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। वर्ष 2015 में पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंध व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। साथ ही 2023-24 में भारत यूएई व्यापार बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। वहीं यूएई में आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद की ओवरसीज कैंपस खुलने का सिलसिला शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बुनियादी सहयोग का प्रतीक है। साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों के अलावा सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया तो हमें इसका एक और नमूना देखने को मिला। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में भी व्यापक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार सऊदी अरब का दौरा किया है। 2019 में उनकी दूसरी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सामरिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की। 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब 43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी खूब बल मिला है, फिर चाहे वो हज यात्रा के लिए गहरा सहयोग हो या सऊदी अरब में बढ़ती योग की लोकप्रियता। इसके अलावा ऊर्जा, निवेश, अंतरिक्ष और रक्षा समेत तमाम क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। वहीं पश्चिम एशिया के एक और अहम देश कतर के साथ भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कतर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी इस साल फरवरी में भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रभाव के चलते दोनों देशों के रिश्तों में नया विश्वास साफ झलकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में कतर भारत सहयोग विशेष रूप से अहम है। 2023-24 में भारत कतर के बीच 14 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वहीं निवेश, रक्षा और अन्य सांस्कृतिक संबंधों के अलावा कतर में रहने वाले भारतीय हमारे संबंधों को नई ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में कुवैत का दौरा किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 साल बाद पहला कुवैत दौरा था। इस दौरान भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया गया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। 2024-25 में भारत कुवैत के बीच 10 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ। साथ ही भारत में निवेश को बल देने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ओमान रिश्तों को भी नया बल मिला है। पीएम मोदी की हालिया ओमान यात्रा के दौरान एक समग्र आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जरूरत पड़ने पर यमन की भी मदद की है। भारत ने यमन को कोविड वैक्सीन से लेकर समय समय पर अन्य दवाएं और अनाज भी पहुंचाया है। वहीं खाड़ी के दूसरी तरफ बसे ईरान और इराक से भी भारत के मजबूत संबंध रहे हैं। भारत ने इजरायल के साथ संघर्ष के दौरान भी ईरान से संपर्क बनाए रखा और बातचीत से मुद्दों के समाधान पर बल दिया। साथ ही भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों से आसानी से व्यापार कर सकेगा। वहीं इराक के साथ भी भारत ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रयासों के चलते पश्चिम एशिया में बसे लगभग सभी देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आम चुनाव से पहले बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है। सिंगापुर में इलाज के दौरान छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है। हादी को पिछले हफ्ते ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और कल सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर फैलने के साथ सैकड़ों समर्थक राजधानी के एक चौक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो आपको बता दें कि ये जो है फिर से हिंसा वहां पर भड़की है बांग्लादेश में और उस वजह से ये स्थिति है, आगजनी की स्थिति भी बनी है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।